हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैंने बताया कि सुबह सुबह 8 बजे आप सभी लोगों को हिस्ट्री की क्लास मिलेगी और 10 बजे भूगोल की। हाँ, ये टाइमिंग नोट कर लीजिए। 10 बजे आप सभी लोगों को जियोग्राफी की क्लास इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी और जियोग्राफी को भी हम 30 दिनों के अंदर अंदर में पूरा ख़त्म करेंगे। जो लूसेंट के अंदर की जियोग्राफी है, ठीक है, पूरी ख़त्म करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो ये भूगोल की स्टार्टिंग कब से क्या हुआ, कैसे हुआ, भूगोल के बारे में जैसे हम सभी लोगों ने सुबह हिस्ट्री के बारे में जाना कि कैसे क्या हिस्ट्री स्टार्ट हुई, जैसे प्राचीन भारत, उसको किसने किसने बताया, चीनी वैज्ञानिक ये सब थे। तो वैसे ही इसके बारे में भी हम सभी लोग पहले पढ़ेंगे कि भूगोल का जनक वगैरह, इसको शुरू किसने किया, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज, एक ग्रीक विद्वान 276 से 194 ईसा पूर्व ने किया। भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज, जो कि एक ग्रीक विद्वान थे, इन्होंने 276 से 194 ईसा पूर्व के मध्य में किया। ठीक है। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो, जिसका अर्थ है पृथ्वी, ग्राफोस वर्णन से प्राप्त किया गया है। ये दोस्तों भूगोल जो है ये दो अक्षरों से मिला है, जियो और ग्राफोस, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। अगर जियो और ग्राफोस को मिला दें तो पृथ्वी का वर्णन बन जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन ही जियोग्राफी कहलाता है। ये चीज़ आप सभी लोग को ध्यान में रखना है। भूगोल के नामकरण एवं इसके विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। अगर आपसे लोग क्वेश्चन बनेगा कि भूगोल का नामकरण और प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित किसने किया, तो यूनान के निवासी। ठीक है, ये आपसे लोग को आंसर देना है। हिकैटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। जो हिकैटियस थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था जस पीरियोडस। जस पीरियोडस दोस्तों उनकी भाषा में, ये जहाँ के रहने वाले थे वहाँ पर जस पीरियोडस थी, पर इंडिया में इसका अर्थ होगा हिंदी में पृथ्वी का वर्णन। उसमें इन्होंने क्या किया, भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध, मतलब भौगोलिक जो जितने भी भौगोलिक तत्व हैं उनको क्रम से लगाया इन्होंने। ठीक है, थोड़ा अगर कहीं पे वीडियो ब्लर हुई रही हो तो उसके लिए सॉरी। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 19वीं शताब्दी में, कब? 19वीं शताब्दी में भूगोल को क्या मिली है, स्वतंत्र विषय के द्वारा चुना गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 20वीं सदी के आरंभ में क्या हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी। पहली विचारधारा संभववाद और दूसरी थी निश्चयवाद। संभववाद में तो संभवतः ही चीज़ों को जैसे माना जाए, अपेक्षा की जाए, वो संभववाद में होगा। निश्चयवाद में पूरी दृढ़ता, हाँ कि ये है, उसमें निश्चयवाद में होगा। तो पहले पढ़ लेते हैं एक बार फिर से, फिर समझाते हैं। संभववाद, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल डी ला ब्लास और फैब्रे। निश्चयवाद, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रिटर रेटेजल, नवीन निश्चयवाद का संस्थापक एलन सैम्पुल और हंटिंगटन। यहाँ पर संभववाद में ये मनुष्य जो है कुछ भी अपने मन से सोच सकता है और कुछ भी कर सकता है। इस विचारधारा के जो समर्थक थे ये थे। ठीक है, और निश्चयवाद में मनुष्य स्वेच्छापूर्वक कुछ भी कार्य नहीं कर सकता था। और इसके भूगोलवेत्ता जो थे ये सब थे, रिटेल हो गए, रेटेजल, एलन सैम्पुल, हंटिंगटन। ठीक है, और ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, इसको आपसे लोग को एज इट इज रट लेना है। भूगोल का जनक हिकैटियस, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज, भौतिक भूगोल का जनक पॉलिडोनियम, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर, गणितीय भूगोल के संस्थापक थैलेस व एनेक्सीमिंडर, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम, विश्व मानचित्र एनेक्सीमिंडर और भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो
क्रमबद्ध भूगोल अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, वर्तमान भूगोल का जनक ये वाला इम्पोर्टेंट है, व्यवस्थित भूगोल का जनक ये भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये स्ट्रेबो वाला है और ये वाला। इनको तो बिल्कुल अगर कोई सपने में पूछ लेना तो इनको ज़रूर बताना है, क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। चलिए, भूगोल की कुछ परिभाषाएं हम सभी लोग जानेंगे, जिनको किसने किसने दिया है उनका नाम पढ़ेंगे। भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखे जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। इसका किसने दिया है ये लाइन, स्ट्रेबो ने। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर पेपर में ये सब पूछ ले कि आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों का ज्ञान प्राप्त करना ये किसने बताया है, तो स्ट्रेबो ने बताया है अपनी लाइन में। ये परिभाषाएं हैं भूगोल की, ठीक है, इन परिभाषाओं को याद करना है, रटना है। भूगोल पृथ्वी की एक झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। देख रहे हो, भूगोल की ये सब परिभाषाएं दे रहा है कि पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान। और ये दिया किसने, कैलेडियस और टालमी ने, ठीक है। और कार्ल रिटर क्या बोलते हैं, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी का स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। देख रहे हो, सब वही, सब एक ही बात है कि जीव जंतु और ये मतलब पूरे ब्रह्मांड और ये सब बातें करना वही सब है भूगोल। और इसी के बारे में बात इन लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दे दी, इसीलिए 25 तरीके की परिभाषाएं आपको रटनी पड़ रही हैं, ठीक है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। देख रहे हो, ये पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन जहाँ लोग रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, जीव जंतु। क्या ये जीव जंतु और मानव रहने वाले अलग अलग हैं, पर हाँ ये इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस इन्होंने दी है, इसीलिए भाई पढ़ना और रटना तो पड़ेगा ही, सारा चीज़ नहीं स्किप कर सकते हो। अब हम आते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। इस भूगोल सब्जेक्ट में ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। इसके अध्ययन को कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, इसको याद रखना है। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। आप सभी लोग देखिए, ब्रह्मांड को द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप से भी दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं, और सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित को भी ब्रह्मांड कह सकते हैं, ठीक है। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, ये किसने दिया है और क्या था, इसके बारे में सब पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं ये दिया किसने। इसको दिया था एफ जॉर्ज लेमेंतियर ने। साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, ये किसने दिया, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बाडी ने, ठीक है। दोलन सिद्धांत किसने दिया, डा एलन संडेजा। ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ ना, इसके बारे में अभी आगे है लिखा हुआ कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, ये साम्यावस्था, ये सब क्या है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, बस अभी इनको मतलब कौन रचयिता है ये थोड़ा रट लेना है, ठीक है। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया। स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेशनरी थ्योरी, हाँ इन्फ्लेशन, क्या लिखा है भाई, इंग्लिश बहुत खतरनाक। एलन गुथ ने दिया है स्फीति सिद्धांत, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। देखो मैंने बोला था ना, इन सब के बारे में दिया है आगे। अभी ये देखो बिग बैंग थ्योरी के बारे में दे दिया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एव जॉर्ज लेमेंतियर, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा था, ने किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनोर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के एक रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। ये देखिए महाविस्फोट सिद्धांत क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जो ब्रह्मांड बना है वो आरंभ में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, समझ रहे हो ना, अति छोटे गोलक के
रूप में एक ही स्थान पर स्थित था। बहुत छोटा सा गोलक था, वो एक ही स्थान पर छोटा सा स्थित था, बहुत छोटा सा, जिनका आयतन मतलब जो ये आयतन का मतलब समझ रहे हो ना, एक जैसे बर्तन ले लो, उसका आयतन निकालोगे तो उसमें अंदर जैसे किसी कटोरी में ले लो, पानी भर दो तो जो जगह घेरती है पानी, उसको बोलते हैं आयतन। तो एक ही स्थान पर स्थित था जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, आयतन ज़्यादा था, तापमान तथा घनत्व का तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता था, वो तो अनंत थे। ठीक है, वो सब ब्रह्मांड था। ये महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ये बातें हुई हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट, बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ। ये जो बता रहे थे ना, ये ऊपर की ब्रह्मांड जो पदार्थ थे वो एक जगह बैठे हुए थे, अब ये देखिए उनमें महाविस्फोट हो गया है। ठीक है, अब महाविस्फोट के कारण वो सब पदार्थ फैल गए हैं और इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिन्हें समूहन से उनके ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष, महाविस्फोट की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। महाविस्फोट के पश्चात सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। देख लो, ये बिग बैंग थ्योरी जो ऊपर आपसे लोगों को मैंने पढ़ाया था, उसी बारे में पूरी डिटेल दे दी है कि कैसे क्या बिग बैंग थ्योरी क्या थी, कैसे बनी, क्या था ब्रह्मांड, कैसे क्या उत्पत्ति हुई, सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हाँ, फिर इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। हाँ, ये देखो महाविस्फोट का जो वो दिया जाता है ना कि कैसे महाविस्फोट, हाँ सच है कि नहीं, तो आकाशगंगाओं के बीच जो गैलेक्सी हैं, जैसे मिल्की वे गैलेक्सी हमारी जिसमें हम लोग रहते हैं, और दूसरी गैलेक्सी, उनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, उसी का एग्जाम्पल दे दिया है इन्होंने, साइंटिस्टों ने। नासा ने 2001 ईस्वी में मैप माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। नासा ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। ठीक है, नासा वाले तो बहुत खतरनाक होते हैं भाई, सुना होगा, रील वगैरह देखी होंगी तो। नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब मैप का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे ये थोड़ा यार जो इंग्लिश में दिया है ना, इसको इंग्लिश में भी दिमाग में रखना, क्योंकि कई बार पेपर में ऐसे दे देते हैं, इंग्लिश में दे देते हैं, तो अब वहाँ ये मत ढूंढने लग जाना कि हिंदी में क्यों नहीं दिया ये वो। ठीक है, मैप एक खोजी उपग्रह, इसीलिए ये लूसेंट वालों ने, देख रहे हो, जहाँ जहाँ इंग्लिश में दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी की बुक है, हिंदी मीडियम की बुक है, बट फिर भी इसमें इंग्लिश जो चीज़ें दी हुई हैं वो पेपर में एज इट इज़ आती हैं, इसीलिए इन्होंने दिया है। ये मत सोचना कि फालतू दे दिया इंग्लिश हम लोगों को वो पागल बनाने, नहीं, ये पेपर में आता है और ये पेपर के लिए ही बुक बनी है, सभी पेपर के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण किताब है। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु, ये देखिए नासा ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि हाँ 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को WMAP विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब रखा गया। ठीक है, ये देखो विल्किंसन 2002 में निधन हो गया इनका, तो उसी की याद में देखो मैप का नाम ये रख दिया गया। अब पढ़ेंगे भूवैज्ञानिक काल। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को इयोन इनोस कहते थे। अब ये भी पेपर में दे सकता है, ये भी पेपर में दे सकता है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा दिक्कत तो है ही भाई, ये दोनों चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में। इयोन का महाकल्प एरा में महाकल्प को कल्प पीरियड में, कल्प को युग में तथा युग को काल में विभाजित किया। अब भूवैज्ञानिक काल कैसे कैसे विभाजित हुआ है, सबसे पहले यान, फिर होगा महाकल्प, फिर होगा कल्प, फिर होगा युग, फिर होगा काल, ऐसे करके बांटा है। तो यान, महाकल्प, कल्प, युग, काल, यान, महाकल्प, कल्प, युग, काल,
ये आपको ज़बान पे रट लेना है। चलिए अगला पेज पढ़ते हैं। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड, ये देखिए, ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण, ये जो फैलाव हो रहा है कि ब्रह्मांड क्यों इतना फैल रहा है, उसका जो साक्ष्य जुटाया है एडविन हब्बल, इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य रूप में माना जा रहा है। ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है उसी के बारे में सब बता रहा है। ठीक है, ये सब रटने वाली चीज़ें हैं कि कैसे क्या ब्रह्मांड फैल रहा है, सब कैसे फैला हो रहा है, उसके बारे में देखो। कई लोग, कई वैज्ञानिक तरह तरह की बातें बता रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे देख लो, ऐसे नहीं, मतलब कान पकड़ने के तरीके बता रहे हैं कि इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, लेकिन पकड़ो कान ही। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है। अब ये पूछेगा LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक कितनी लंबाई में किया गया, तो 27.36। कब, किसने किया, तो न्यूक्लियर रिसर्च ने जिनेवा में किया। कब किया, 30 मार्च 2010 को किया। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया है। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN, ये CERN की यहाँ से फुल फॉर्म पढ़ लो, सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। CERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। 4 जुलाई 2012 को देख रहे हो, 2012 तक की इसमें बातें आ रही हैं, पढ़ना सब है। 2026 चल रहा है तो 2025 तक का ज्ञान होना ही चाहिए, तभी पेपर निकलेगा, चाहे वो करंट अफेयर के थ्रू हो या फिर भूगोल के थ्रू हो या किसी लूसेंट की बुक के थ्रू हो, किसी के थ्रू हो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नोट, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणुविक अवधारणा का पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थे। ये हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने के लिए जो गॉड पार्टिकल था उसका उदाहरण पेश किया, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस के बोसन थ्योरी, सत्येंद्र नाथ का बोसन थ्योरी क्या था, ये सब नहीं पढ़ना है, जो पेपर में आएगा वो पढ़ना है। ब्रह्मांड का व्यास 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ये साइंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है। यह अनुमानित किया गया है, कंफर्म नहीं है। कितनी है मंदाकिनी गैलेक्सी? 100 अरब। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। जैसे अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें लगभग 100 अरब तारे होंगे। मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं। अभी इसी का मैं मिल्की वे का बार बार नाम ले रहा था, वही देखो उसी के बारे में पढ़ा रहा है ना। ये सब चीज़ें मिल जाएंगी इस बुक में, बस पढ़ो तो। अब पढ़ोगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं, ना पेपर निकलेगा, कुछ होगा नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अब वीडियो बंद करके भाग जाओगे तो कुछ नहीं होगा, वीडियो पूरी देखो। हाँ, तो कहाँ थे? अब तक इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला है। इसे मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। सर्पीला इसे सांपों जैसा बिल्कुल है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। जो अपनी सबसे नज़दीकी पड़ोसी बहिनी हैं उनको बोला गया है देवयानी एंड्रोमेडा, जो अपनी मिल्की वे के बगल में यहाँ है। ठीक है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी है ड्वार्फ मंदाकिनी। सबसे लेटेस्ट की मंदाकिनी जो खोजी गई है उसका नाम है ड्वार्फ, ये याद रखना है। ठीक है।
निहारिका, यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। नेबुला, जहाँ पर तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। ये थोड़ा ब्लर हो जा रहा है हाथ हिलाने पे, अब नहीं करूँगा ऐसे। गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर बनाते हैं। वैसे भी इनको देख लो, ये जो कुछ दुर्लभ तारे हैं ये इनमें नहीं बनते, इनको अलग से बनाने के लिए चाहिए कुछ सिस्टम। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। निहारिका वो अलग अलग कारणों से बनती है। पहला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और दूसरा किसी विस्फोट तारे से बना सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है इससे भी निहारिका का जन्म होता है। ये यहाँ से यहाँ तक निहारिका के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, जो कुछ है। सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिका के कुछ प्रकार अब पढ़ना है हम लोगों को। निहारिका का पहला प्रकार है उत्सर्जन निहारिकाएँ। यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं। उदाहरण, चील व झील निहारिका। परावर्तन निहारिकाएँ 2, यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण, प्लेइडेस निहारिका, श्याम निहारिकाएँ। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ेंगे 3 नंबर श्याम निहारिकाएँ। ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते। अगर ये श्याम निहारिकाएँ नहीं होती ना तो हम आकाशगंगा में बहुत दूर तक देख पाते, सारे ग्रह देख पाते, एक एक चीज़ देख पाते। और ये जो परावर्तन निहारिकाएँ हैं ये तारों के प्रकाश से चमकती है, और उत्सर्जन निहारिकाएँ हैं ये रंग बिरंगी चमकीली टाइप की होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, ग्रहीय निहारिकाएँ। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। उसी वजह से इनका आकार गोल होता है। आरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्याय ब्रह्मांड देखें। अब भौतिक का अध्याय ब्रह्मांड तो भाई शुरू में पढ़ा ही दिया हमने, तो ये सब तो पता चल ही गया है आप सभी लोगों को। अब हम पढ़ेंगे सौरमंडल। यहाँ पर देखो हम सभी लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। भूगोल की उत्पत्ति वगैरह क्या था, भूगोल की कुछ परिभाषाएं वगैरह सब पढ़ ली, ठीक है। यहाँ पर देखो सब कुछ भूगोल के बारे में पढ़ लिया, फिर ब्रह्मांड के बारे में पढ़ लिया। अब नंबर 2 टॉपिक सौरमंडल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे हम सभी लोग। अब हम पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल के निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। अब यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को पहले बताता हूँ सौरमंडल कौन सा पढ़ रहे हैं हम सभी लोग। सौरमंडल देखिए, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड में कई मिल्की वे गैलेक्सी हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में कई सारे सौरमंडल हैं, पर अपना जो सौरमंडल है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देख रहे हो ना कितना सूक्ष्म। अभी तो हम सभी लोग अपना गांव नहीं पूरा टहल पाए होंगे, घर नहीं पूरा घूम पाए होंगे, घर तो घूम लिए होंगे, गांव नहीं पूरा टहल पाए होंगे। और यहाँ पर ब्रह्मांड के अंदर कईयों मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर कई सारे सौरमंडल, उसके बारे में एक अपना सौरमंडल, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें सूर्य, बुध, मंगल ये सब ग्रह वगैरह होंगे, ठीक है। तो समझ गए ना। तो अब आता है सूर्य सबसे नंबर 1 पे, क्योंकि सबसे बड़ा सूर्य है अपने सौरमंडल में, सबसे ज़्यादा जगह घेरने वाला है, जैसा कि भी आप सभी लोगों को ऊपर बताया। तो इसीलिए सूर्य को पढ़ेंगे।
सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला मिल्की वे गैलेक्सी केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। मिल्की वे जो गैलेक्सी है, ठीक है, मान लो ये मिल्की वे गैलेक्सी है। अब ये क्या बोल रहा है, 30,000 प्रकाश वर्ष। अब मिल्की वे का ये हम केंद्र ले लेते हैं, ठीक है। ये केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है सूर्य। ये है मिल्की वे गैलेक्सी, इसी के भीतर है ये सौरमंडल। और 30,000 प्रकाश वर्ष की तो मैं दूरी अभी बताऊंगा आपसे लोग कितनी होगी आगे चल के, लेकिन जब आएगा तब बताऊंगा। कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। मंदाकिनी जो है गैलेक्सी वे मिल्की वे गैलेक्सी, उसके चारों ओर फटाफट 250 किलोमीटर पर सेकेंड, समझ रहे हो ना कितनी स्पीड से भग रहा होगा। 90 में तो हम लोग गाड़ी पर से उड़ने लगते हैं, ये 250 में दौड़ रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ 250 मिलियन वर्ष है। ये देख रहे हो, दुग्ध मेखला केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में ये कितना समय लगा रहा है, 25 करोड़ वर्ष, मतलब 250 मिलियन वर्ष लगा रहा है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं, कॉस्मोस ईयर कहते हैं। अब यहाँ से आप सभी लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गया, कॉस्मोस ईयर किसे कहते हैं। कॉस्मोस ईयर किसे कहते हैं, जब कोई ग्रह अपनी मिल्की वे को एक चक्कर लगा लेता है पूरी तरीके से, उसको बोलते हैं कॉस्मोस ईयर, ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है। दिख रहा है ना आप सभी लोगों को, कॉस्मोस वर्ष बोलते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य जो है अपने अक्ष पर है, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये अपने अक्ष पर, ये अक्ष इसका मान लो है, ठीक है। और ये किधर से किधर की ओर घूमता है, ये है ये है पश्चिम दिशा, ये है पूरब दिशा, तो ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर इस तरीके से घूमता है, इस तरीके से क्लॉकवाइज। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में, ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। 25 दिन में ध्रुवीय भाग, 25 दिनों में मध्य भाग और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। अब ये पूछा जा सकता है, सूर्य का केंद्रीय भाग को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोर, हिंदी में क्रोड और इंग्लिश में कोर, जिसका ताप 1.5 गुणे 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस, ये 70 मत समझ लेना, ये 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस है, तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। अंदर का 1.5 गुणे 10 की पावर 7 सेल्सियस और बाहर का 6000 डिग्री सेल्सियस। अंदर जाओगे तो देख रहे हो बिल्कुल इतना भाई, इतना ज़्यादा गर्म है ये सूर्य, कुछ कहने को नहीं। बाहर में 6000 डिग्री सेल्सियस है, 100 में पानी भाप बन जाता है, तो सोचो 100 का 60 गुना 6000, और उसका भी पता नहीं कितना गुना ये होगा अंदर का, तो समझ रहे हो ना, कुछ भी ले जाओगे तो पूरा भस्म ही कर देगा भाई। हेंसवेथ ने बताया कि 10 की घात 7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन से दोस्तों ऊर्जा मिलती है, आप सभी लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आगे चल के आप सभी लोगों को अगर साइंस पढ़ाने का मौका मिला तो उसमें पढ़ा दूंगा कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। बस इतना समझ लो, नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन और हीलियम निर्माण होता है, जिससे किसी भी ग्रह को एनर्जी, या किसी भी हाइड्रोजन हीलियम कहीं भी निर्माण होगा तो उसे एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, कुछ भी हो। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। सूर्य का जो वायुमंडल है दोस्तों वो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, इसीलिए प्रकाश मंडल प्रकाशमान नहीं होते हैं। इसे वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर कहते हैं, या लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य ग्रेट कोरोना कहते हैं। कोरोना, ये पहले से ही कोरोना चलता हुआ आ रहा है, समझ रहे हो ना। आज ये कोरोना जो 2020 वाला है ये नया नहीं था, ये
ये पहले से ही हो रहा है। हाँ, तो कहाँ थे? कोरोना कहते हैं यह सूर्य का बाह्यतम परत है। कोरोना जो दोस्तों है सूर्य का बाह्य, मतलब ये जो सूर्य है, ये सूर्य, इसका ये जो बाह्य बाह्य वाला परत जो है ये वाला, इसको बोलते हैं कोरोना। कोरोना बीमारी वो अलग है, ये कोरोना अलग है। ठीक है, जो पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। सूर्य किरीट क्या था? अभी हमने ऊपर पढ़ा था सूर्य किरीट क्या था। वो एक्सरे उत्सर्जित करता है। ठीक है, सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। सूर्य का मुकुट किसे बोलते हैं? सूर्य किरीट को। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। अब हम ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण देखेंगे। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड कैलेस्टिकल बॉडीज विभिन्न कक्षाओं ऑर्बिट में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। इसका यहाँ तक पहले समझ लेते हैं क्या इसने कहा है। तो कुछ कहा नहीं है इसको, बस इतना सिंपल सा चीज़ समझना है कि जो पृथ्वी का संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे, इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा जाता था। बस इतना पढ़ना है कि भूकेंद्रीय सिद्धांत किसे कहा जाता है। तो ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है उसकी परिक्रमा आकाशीय पिंड कर रहे हैं, इसी को भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा गया है, जियोसेंट्रिक थ्योरी। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टालमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कापरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी में यह कापरनिकस ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया है। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। अब ये जो टालमी थे, ठीक है, इन्होंने इसका प्रतिपादन, ये जो ऊपर वाला था उसका प्रतिपादन इसमें किया। फिर उसके बाद आया निकोलस कॉपरनिकस। इन्होंने क्या बताया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र पर है और वह ग्रहों क्या लिखा है, ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य केंद्र में है और उसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं। ये किसने बताया? कॉपरनिकस ने। और इसको क्या बोला गया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। उसे बोला गया था भू केंद्रीय सिद्धांत, इसको बोला गया सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। फिर आए 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रे के सहायक जोहानेस कैपलर। कैपलर ने फिर 3 नियम दिए थे, उसमें से ये जो 1571 से 1630 में ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दूध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। मतलब जो अभी तक यहाँ से यहाँ ये 3-4 साइंटिस्ट बहस करने में लगे थे कि भाई यहाँ है कि नहीं है कि नहीं है, तो जाके जब तस्वीर मिल गई तो हाँ कंफर्म हो गया कि हाँ सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र पर क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया है। केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। ये केपलर ने अपने नियम में बताया था। अब हम जानते हैं सूर्य की उम्र कितनी है। सूर्य की उम्र है 5 मिलियन वर्ष। अभी हम सभी लोगों ने सूर्य ही पढ़ रहे थे, अभी सूर्य के बारे में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये नहीं कि दिमाग को इधर उधर भटका रहे होगे तो पता ही नहीं चल रहा होगा पढ़ किसके बारे में, सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अपनी पृथ्वी है उससे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य। वहाँ तक जाने के लिए 15 करोड़ किलोमीटर जाना पड़ेगा। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10 की पावर 11 वर्ष है। 10 की घात 11 वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10 की घात 11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। ये सभी चीज़ रटने वाली हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर से मैं टिक भी लगा देता हूँ, कहाँ से क्या रटने वाली चीज़ें हैं।
एक मिनट पेंसिल ले लो। सूर्य की उम्र रटने वाला है या पृथ्वी से कितनी दूर है रटने वाला है, या सूर्य भविष्य में कितने वर्ष ऊर्जा देगा ये रटने वाली चीज़ है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंचेगा यह पहुंचता है रटने वाली चीज़ है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव और ऑरोरा बोरिलियस या दक्षिणी ध्रुव ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर, जो सौर ज्वाला है उसमें उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। ये भी रटने वाली चीज़ है कि उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं। सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक प्रकार चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य के सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। ये भी रटने वाली चीज़ है कि पृथ्वी से कितना बड़ा है, 110 गुना बड़ा है व्यास। व्यास क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी का ये है व्यास, तो सूर्य का 110 गुना व्यास बड़ा होगा इससे, 110 गुना। और सूर्य का व्यास 13,92,000, इसका 110 गुना घटा दो, कम कर दो, तो वो पृथ्वी का व्यास निकल आएगा। अभी पृथ्वी के बारे में भी पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि खाली सूर्य के बारे में पढ़ाऊँगा, अभी सबके बारे में पढ़ोगे धीरे धीरे। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी का सूर्य, ये व्यास था और ये इसकी ये कहाँ गया, हाँ व्यास जो था ये 110 गुना बड़ा था, लेकिन साइज की बात करेंगे, आकार की बात करेंगे तो 13 लाख गुना बड़ा है। नोट नहीं, ये एक लाइन छोटी है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। नोट, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है यह सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना है। अब पढ़ेंगे हम लोग सौरमंडल के पिंड। सूर्य पढ़ा है अभी इस तक हम लोगों ने, ठीक है, सौरमंडल के भीतर। अब पढ़ेंगे हम सौरमंडल के पिंड। इसमें अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के बारे में पढ़ेंगे पहले। तो दोस्तों आज के लिए रटने के लिए बहुत चीज़ें मैंने पढ़ाई है। ये सब लगभग कोई चीज़ इसमें समझने लायक थी नहीं, सब रटने वाली ही चीज़ें थी। तो इसीलिए आपको ये आज रात तक इसको रट लेना है और यहाँ से अब मैं कल शुरू करूँगा सौरमंडल के पिंड से, कल की क्लास में। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।